हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और ये इस सीरीज़ का 5th पार्ट है। तो 4th वाले पार्ट में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे कुछ जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनका मैग्नेटिक कैरेक्टर और उनकी ज्योमेट्री को हमने एक्सप्लेन किया था। इसमें हम एक दूसरी थ्योरी को देखने वाले हैं जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो आइए शुरू करते हैं। द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंसिडर द बॉन्डिंग बिटवीन द मेटल आयन एंड द लिगेंड एज प्योरली कोवलेंट। तो हम लोग जानते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है टू द मेटल और मेटल अपने वैकेंट ऑर्बिटल में उनको एक्सेप्ट करता है। सो दिस इज ये तो हमने बात की अबाउट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहता है? ऑन द अदर हैंड द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंसिडर्स द मेटल लिगेंड बॉन्ड टू बी आयनिक। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है, टू बी आयनिक अराइजिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द मेटल आयन एंड द लिगेंड, राइट। द लिगेंड आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस। तो कुल मिला के ये बिल्कुल अलग अप्रोच है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने की। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या हो रहा है, मेटल को पॉइंट चार्ज कंसीडर किया जा रहा है और जो लिगेंड है उसको भी पॉइंट चार्ज कंसीडर किया जा रहा है। तो मेटल पॉजिटिव, लिगेंड नेगेटिव और इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन था। जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऐसा नहीं था, देयर वाज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। तो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड द crystal field theory. The next point is, in the case the ligand are neutral molecules, the interaction are ion dipole interaction. पहली बात तो ये है कि अगर ligand नेगेटिवली चार्ज है, मान लीजिए क्लोराइड है तो Cl नेगेटिव और मान लीजिए इसने किसके साथ ये ligand कॉम्प्लेक्स बना रहा है, आयरन के साथ। मान लीजिए आयरन 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में इंटरेक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें पता है क्योंकि लिगेंड क्या हो सकते हैं, दे कैन बी न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऑल्सो। फॉर एग्जांपल NH3 भी लिगेंड की तरह काम कर सकता है, वाटर भी लिगेंड की तरह काम कर सकता है। तो इनमें तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर आयनिक इंटरेक्शन को हम कैसे समझाएंगे? तो इसके लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कहा गया है कि यहाँ क्या होगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, मतलब जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाएगा और इसमें बन जाएंगे डाइपोल। तो डाइपोल कैसे होगा, मान लीजिए ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, राइट। तो ये मान लीजिए मेटल है, मेटल का पॉजिटिवली चार्ज, तो यहाँ अब इंटरेक्शन किसके बीच में हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन and the negatively charged end of the dipole. That's why it is ion dipole interaction. Ion कौन है इस केस में, मेटल, और डाइपोल किस में बन गया है, लिगेंड। तो ये कुछ बेसिक बातें हमने कही हैं अबाउट द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को हमें समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल। तो क्लास 11 से हम जानते हैं डी ऑर्बिटल के शेप्स क्या होते हैं। तो आपको पता है देयर आर 5 डी ऑर्बिटल्स जिनके नाम हैं dxy, dyz, dzx, dxy, dyz, dzx। इनमें एक चीज़ कॉमन है कि ये जो दो लोब्स हैं इस डी ऑर्बिटल के, दे आर ओरिएंटेड बिटवीन द एक्सेस। तो अगर dxy ऑर्बिटल है तो इसके जो लोब्स होंगे दे आर सिचुएटेड बिटवीन द x एंड y एक्सेस, right. The lobes of dxy orbitals are oriented or situated between the x and y axis. In the same way, the lobes of dzx orbital are situated between the z and x axis. आप देख लीजिए मैंने केवल कोऑर्डिनेट एक्सेस को चेंज कर दिया है, बाकी शेप में कोई चेंज नहीं है। In the same way, the lobes of dyz orbitals are situated between the y and z orbitals. ठीक हो गया। तो ये तो 3 ऑर्बिटल हो गए। जो 2 ऑर्बिटल है उनमें से एक है dx2y2। तो dx2y2 के जो लोब्स हैं दे आर ओरिएंटेड अलोंग द x एंड y एक्सिस। तो अंतर क्या है, पहले केस में जो लोब्स हैं दे आर ओरिएंटेड और सिचुएटेड
इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और यहाँ पर क्या है, अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इन द सेम वे जो डी जेड है उसका जो लोब है दैट इज ओरिएंटेड अलोंग द जेड एक्सिस, और साथ साथ में क्या है आपको दिखाई दे रहा है एक रिंग टाइप का अराउंड द सेंटर, राइट। तो ये है शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स, और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को आगे देखेंगे, राइट। अब आप देखिए ये सारे के सारे डी ऑर्बिटल किसकी बात हो रही है, ये हैं मेटल के, राइट। तो मेटल के सराउंडिंग में डी ऑर्बिटल्स हैं। अब क्या कह रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड ऑल द 5 डी ऑर्बिटल्स हैव द सेम एनर्जी, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो जब हम डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं डी ऑर्बिटल्स को, एक ही लाइन में 1 2 3 4 एंड 5। तो ये है मान लीजिए एनर्जी एक्सिस, तो एक ही लाइन में ये आपको मिले, मतलब इन सब की एनर्जी क्या है, एक जैसी है। तो जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक जैसी है उनको हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, राइट। इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स ऑल द 5 डी ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी, राइट, दीज आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इसके बाद देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड द डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल आयन changed into set of orbitals having different energy. This is called crystal field splitting. अब आप देखिए मेन चीज़ क्या है कि जब तक कोई लिगेंड नहीं है मेटल के सराउंडिंग में तब तक इन पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। जैसे ही लिगेंड इसके सराउंडिंग में आए और इसने कॉम्प्लेक्स बनाया, वो टेट्राहेड्रल हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, स्क्वायर बाइपिरामिडल ट्रायगोनल बाइपिरामिडल हो सकता है, कुछ भी टाइप का हो सकता है। तो उस केस में इन पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम रहेगी नहीं। तो सेम नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगी, कुछ की बढ़ जाएगी, कुछ की कम हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग। आपके सिलेबस में केवल टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग ही है। तो स्प्लिटिंग का क्या मतलब हुआ, द चेंज इन एनर्जी ऑफ डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। एब्सेंस ऑफ लिगेंड में उन सब की एनर्जी सेम थी, बट जैसे ही लिगेंड उसके कांटेक्ट में आए टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स, उनकी एनर्जी हो गई चेंज। इसको हम कह रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब ऑक्टाहेड्रल में कैसे स्प्लिटिंग होती है उसको समझ लीजिए। देखिए ऑक्टाहेड्रल क्या है भाई, सेंट्रल मेटल के सराउंडिंग में 6 लिगेंड हैं। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 लिगेंड कहाँ से आ रहे हैं, किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, आप देखिए ये 6 लिगेंड आ रहे हैं अलोंग द एक्सिस, राइट। तो ये मान लीजिए अगर ये जेड एक्सिस, आप किसी को कोई भी एक्सिस चूज कर सकते हैं। मान लीजिए ये जेड एक्सिस है तो एक प्लस जेड से एक माइनस जेड से। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है तो एक प्लस एक्स से एक माइनस एक्स से, और ये वाली जो है वाई एक्सिस तो एक प्लस वाई एक्सिस से और एक माइनस वाई एक्सिस से। सो देयर आर 6 ligands which are approaching from 6 different direction, plus x minus x plus y minus y and plus z minus z, right। अब आप देखिए the ligands from all the coordinate axes, the ligands are coming from all the coordinate axes. So orbital lying along the x-axis will have increase in energy while the orbitals lying in between the coordinate axes will have decrease in energy. अब आप देखिए इन लिगेंड्स के पास हैं क्या, क्योंकि ये पॉइंट चार्जेस हैं, इन लिगेंड्स के पास हैं इलेक्ट्रॉन, राइट। इन लिगेंड्स के पास क्या हैं, इलेक्ट्रॉन हैं। और मेटल के जो डी ऑर्बिटल हैं उन डी ऑर्बिटल्स में भी तो इलेक्ट्रॉन हैं। मेटल्स के जो डी ऑर्बिटल हैं उन डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन हैं। तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्शन होगा, राइट। 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बता दिए। एक हैं किसके पास, लिगेंड्स के पास, विच आर अप्रोचिंग फ्रॉम 6 डिफरेंट डायरेक्शन। और कुछ इलेक्ट्रॉन हैं किसके पास, मेटल के पास, दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट डी ऑर्बिटल्स। अब क्या हो रहा है, जिस डायरेक्शन से लिगेंड आ रहा है अगर उसी डायरेक्शन में क्या है, मेटल का ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में रिपल्शन होने की वजह से उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। और अगर ऑर्बिटल लिगेंड की डायरेक्शन में नहीं है तो क्या होगा, कुछ की एनर्जी बढ़ेगी ड्यू टू रिपल्शन, तो कुछ की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओवरऑल एनर्जी सेम रहेगी, बट
किसी की बढ़ेगी, किसी की कम हो जाएगी, राइट। इसको हम और डिटेल में आगे समझेंगे। तो देखिए ये है स्प्लिटिंग। तो हमने क्या कहा है, डी लेवल्स इन द फ्री आयन, मतलब जब तक कोई भी लिगेंड क्या नहीं है, मेटल आयन के सराउंडिंग में नहीं है, तब की बात है। इसके बाद जब क्या हो रहा है, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, जो लिगेंड है वो सिमेट्रिकल डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब हर डायरेक्शन से लिगेंड आ रहा है, तो हर ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती, जो कि है नहीं, राइट। क्योंकि लिगेंड तो कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही आ रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ऐसे ही आ रहा है। तो ये बीच वाला जो है वो है एवरेज डी लेवल एनर्जी इन द क्रिस्टल फील्ड, जो कि कैसा है, सिमेट्रिक, राइट। अब आप देखिए डी लेवल स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। तो देखिए जब 3 डायरेक्शन से एनर्जी आ रही है, 6 डायरेक्शन से लिगेंड आ रहे हैं, तो अब देखिए ऑर्बिटल क्या है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स टू वाई टू एंड डी जेड टू, राइट। अब इन 5 ऑर्बिटल में से किसकी एनर्जी कम हुई, किसकी एनर्जी ज़्यादा हुई, ये बहुत ध्यान से आपको समझना है। हमने कहा लिगेंड आ रहा है फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस, किस डायरेक्शन में आ रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस की डायरेक्शन में आ रहा है। अब आप देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस के डायरेक्शन में कौन से ऑर्बिटल थे मेटल के, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। ये जो 2 ऑर्बिटल हैं dx2y2 एंड dz2, इनके जो लोब्स हैं दे आर ओरिएंटेड अलोंग द एक्सिस, और लिगेंड भी उसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो इन 2 ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इन दोनों में से एक ऑर्बिटल क्या है, dx2y2, एक ऑर्बिटल है dz2, और ये वाले जो ऑर्बिटल हैं dxy, dyz, dzx, दे आर ओरिएंटेड इन बिटवीन द एक्सेस, तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो ये तीनों क्या हैं, dxy, dyz, dzx। तो ये जो प्रोसेस आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ओवरऑल एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। कुछ की बढ़ गई है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप देखिए बढ़े कितने ऑर्बिटल की एनर्जी है, 2, कम कितने की हुई है, 3, राइट। तो अगर आप टोटल बढ़ा कितना है, तो 3/5। क्यों 3/5 कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप 2/5 आप 3/5 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 1। कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितना टोटल डिक्रीज है एनर्जी का, उतना ही टोटल क्या होना चाहिए, इंक्रीज भी होना चाहिए, राइट। ये इसको हम कहते हैं बेरी सेंटर रूल, मतलब ये हो गया सेंटर, इस सेंटर से ज़्यादा जितने टोटल एनर्जी बढ़ी, हम टोटल ऑर्बिटल नहीं कह रहे हैं, टोटल एनर्जी कितनी बढ़ेगी, जितनी की टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 2 ऑर्बिटल हैं, 2 ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी बढ़ी, 2 × 3/5, राइट। ऐसे आप देखिए 3 ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल की कितनी एनर्जी कम हुई, 3 × 2/5, तो दोनों बराबर तो है, ये हो रहा है 6/5, ये भी हो रहा है 6/5। या आप ऐसा भी समझ लीजिए, इन दोनों को आप जोड़ देंगे 3/5 + 2/5, तो ये आ जाएगा 1, राइट। सो ये जो डिफरेंस है दोनों सेट के बीच में, इसी को हम क्या कह रहे हैं, स्प्लिटिंग कह रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है 2 अलग अलग सेट की एनर्जी आप सेम नहीं है। ध्यान रखिए ये वाला जो एक्सिस है आपको दिखाई दे रहा है, ये एनर्जी एक्सिस है। तो इस एनर्जी एक्सिस में जो dx2y2 एंड dz2 वाला जो ऑर्बिटल है, उसको एक सेट हम मान रहे हैं, इसको हम कहते हैं ईजी, जी फॉर जेरेट कहते हैं, उसके फिलहाल आपको मतलब नहीं है। और जिनकी एनर्जी कम हुई है वो एक सेट बना दिया, उसको कहते हैं T2Z। कुल मिला के ईजी सेट में 2 ऑर्बिटल हैं, dx2y2 dz2, और T2Z सेट में 3 ऑर्बिटल हैं, dxy, dyz एंड dzx, राइट। तो ये इन दोनों के बीच का जो गैप है, इसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। सो द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 सेट्स ऑफ एनर्जी लेवल इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, डेल्टा ओ फॉर ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, राइट। मतलब ऑक्टाहेड्रल फील्ड में इस टाइप की स्प्लिटिंग हुई है, राइट। द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अकर्स इन सच अ वे दैट द एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल डज नॉट चेंज। वो मैंने पहले आपको बताया, जितना टोटल इंक्रीज है उतना ही टोटल डिक्रीज भी है। इसको हम कहते हैं बैरी सेंटर रूल,
राइट। अब देखिए ये जो स्प्लिटिंग है ये डिपेंड करता है कि कौन सा लिगेंड आ रहा है मेटल के कांटेक्ट में। अगर आप लिगेंड को अगर आप मेटल को फिक्स कर दीजिए और लिगेंड्स को आप चेंज करते रहिए, क्योंकि कई टाइप के लिगेंड होते हैं, राइट। तो लिगेंड को अगर आप चेंज करते रहेंगे तो ये जो अमाउंट ऑफ स्प्लिटिंग है, ये जो गैप है, ये अलग अलग लिगेंड के केस में अलग अलग होता है। तो इसलिए हमारे पास है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेल्टा ओ वैल्यू इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मतलब इस सीरीज में आप देखिए आयोडाइड, ब्रोमीन, उसके बाद थायोसाइनेट, क्लोराइड एंड सो ऑन। तो कई सारे लिगेंड आपको दिखाई दे रहे हैं और लास्ट में आप देखिए NO2CnCO। इसका मतलब है अगर क्लोराइड, ब्रोमाइड और ये थायोसाइनेटो ये अगर क्या है लिगेंड की तरह मेटल से अटैच होते हैं तो इस केस में जो स्प्लिटिंग है वो काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू ये वाले। इस केस में जो स्प्लिटिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, राइट। तो जो एक्सट्रीम लेफ्ट में आपको दिखाई दे रहे हैं उनको हम कहते हैं वीक लिगेंड, और जो राइट में आपको दिखाई दे रहे हैं उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड। क्यों स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहते हैं? क्योंकि वो ज़्यादा स्प्लिटिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जनरली अमोनिया से लेकर ऊपर हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहते हैं, राइट। और इधर जो आपको एक्सट्रीम लेफ्ट में दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? वीक लिगेंड है। ये सीरीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के, तो आपको खुद ब खुद कुछ एग्जाम्पल याद हो जाएंगे कि कौन सा वीक लिगेंड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो ये मैंने आपको बताया स्प्लिटिंग इन द ऑक्टाहेड्रल फील्ड। अब आप देखिए स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड। टेट्राहेड्रन बनता कैसे है? देखिए एक स्क्वायर आप ले लीजिए, एक क्यूब आप ले लीजिए। इस क्यूब के एक किसी कॉर्नर में आप एक मेटल को, एक लिगेंड को प्लेस कर दीजिए और एक जगह छोड़ के आप ऑल्टरनेट जगह पे दूसरा लिगेंड रखिए। तो ये वाली जगह छोड़नी है, ऑल्टरनेट जगह पे हमने लिगेंड रखा, ये वाली जगह छोड़नी है और यहाँ देखिए यहाँ लिगेंड है तो लिगेंड आएगा यहाँ। तो ये जो अरेंजमेंट बनता है इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। ध्यान रखिए हमने क्या करना है, एक क्यूब बनाना है। क्यूब बनाने के बाद ये जो सेंटर है क्यूब का ये डिनोट कर रहा है मेटल आयन, अगर हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। इसके बाद किसी भी एक कॉर्नर में रख दीजिए आप एक लिगेंड, फिर एक कॉर्नर छोड़ के आप क्या कीजिए दूसरा लिगेंड रखिए। तो ये जो अरेंजमेंट होगा इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो आप देखिए यहाँ आपको तीन एक प्लेन में दिखाई दे रहे हैं, राइट, और एक ही प्लेन के ऊपर जैसे, और इसके बीच में आपको क्या दिखाई देगा? एक टेट्राहेड्रल होल दिखाई देगा। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा हमने शुरू वाले में पढ़ा था। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ये तीनों एक प्लेन में है और इसके ऊपर चौथा लिगेंड रखा है, बीच में क्या है? मेटल है, राइट। अब आप देखिए टेट्राहेड्रल के केस में जो लिगेंड है वो किस डायरेक्शन से आ रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल में तो हमने देखा द लिगेंड्स आर अप्रोचिंग फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस, द लिगेंड्स आर अप्रोचिंग फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ किधर से लिगेंड आ रहा है भाई? आप देखिए एक्स एक्सिस, यहाँ से तो लिगेंड नहीं है। वाई एक्सिस, यहाँ से भी लिगेंड नहीं है। जेड एक्सिस, यहाँ से भी लिगेंड नहीं। तो लिगेंड कहाँ से आ रहा है? लिगेंड आ रहा है इन बिटवीन द एक्सिस। दिस इज जस्ट ऑपोजिट टू द octahedral case where the ligands were approaching from the coordinate axis. In this case the ligands are approaching in between the coordinate axis. तो होगा क्या? जो भी लिगेंड dxy, dy, z, dzx जो लिगेंड की डायरेक्शन में है उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और जो अलोंग द एक्सिस हैं उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। कुल मिला के आप ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ जो स्प्लिटिंग है दैट इज ऑपोजिट टू द स्प्लिटिंग इन octahedral cases, right? So in tetrahedral complexes the ligand approach in between axes, so orbitals laying in between the axes have increase in energy while orbital होना चाहिए यहाँ, orbital laying along the axis will have decrease in energy। तो देखिए उसका जस्ट ऑपोजिट हमने कर दिया। ये है
d ऑर्बिटल्स इन द फ्री फॉर्म, ये हैं इन द स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड। और यहाँ देखिए 3 की एनर्जी बढ़ गई है, आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 2 3, और 2 की एनर्जी कम होगी, इसको जस्ट उल्टा कर देना है, राइट। तो बड़ी किसकी एनर्जी है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, ऐसा भी लिख दो मैं। तो इसको हमने वहाँ क्या सेट कहा था, T2G, यहाँ हम कहते हैं केवल T2 नाम है, जेरेड नहीं है ये। अब जेरेड अनजेरेड क्या है वो फिलहाल आपके काम का नहीं है, इसका नाम T2 है, वहाँ इसका नाम T2G हो जाता है, और उसकी एनर्जी कम थी वहाँ पर, यहाँ इसकी एनर्जी ज़्यादा है। और यहाँ क्या है दोस्तों, DX2Y2 DZ2, और ये है E, वहाँ ये था EG। देखिए मैंने यहाँ भी बनाया है आपके लिए। तो ये है सिमेट्रिकल फील्ड में, और ये हो गई स्प्लिटिंग। तो ये जो एनर्जी का गैप है, इस केस में इसको हम कह रहे हैं डेल्टा T, मतलब स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड, राइट। अब एक बात ध्यान रखिए, जो टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग है वो काफ़ी कम होती है ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग से। जो टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग होती है वो काफ़ी कम होती है ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग से। एंड डेल्टा टी इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4/9 डेल्टा ओ, मतलब काफ़ी कम है ये। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में तो 6 लिगेंड की वजह से स्प्लिटिंग हो रही है ना, यहाँ पे तो किसकी वजह से स्प्लिटिंग हो रही है, केवल 4 लिगेंड की वजह से स्प्लिटिंग हो रही है, ये ध्यान रखिए। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को हम समझाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या हो गई है, ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो गई 1 2 3 4 और 5। अगर ऑक्टाहेड्रल है तो इस तरीके से स्प्लिटिंग हो गई है, राइट। अब हम देखते हैं, मान लीजिए अगर आपके पास D1 कॉम्प्लेक्स है, तो D1 कॉम्प्लेक्स अगर है तो इसको कहाँ जानी है, मतलब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है लोअर ऑर्बिटल में जाएगा, राइट। ये हो गया। D2 अगर कॉम्प्लेक्स है तो कहाँ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है लोअर ऑर्बिटल में जाएगा। तो D1 के केस में ये तो T2G सेट था और ये EG सेट था, तो D1 क्या हो जाएगा, T2G1 EG0, D2 क्या हो जाएगा, T2G2 EG0। D3 अगर है तो ये भी यहाँ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा T2G3 EG0, मतलब D1 D2 D3 के पास कोई चॉइस नहीं है। अब आप देखिए, अगर D4 कॉम्प्लेक्स है तो D4 कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाती हैं, 2 पॉसिबिलिटी हो जाती हैं। 2 पॉसिबिलिटी क्या है, कि जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पेयर भी तो हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, पेयर ना होके वो कहाँ जा सकता है, ऊपर जा सकता है, राइट। 1 2 3 4 और 5, तो 1 2, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, यहाँ 3 होने थे, 1 2 3, सो 1 2 3 3 यहाँ हुए, एक यहाँ, एक पॉसिबिलिटी ये है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, कि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, यहाँ पेयर हो जाए। तो इसको मैं आपको दूसरे ऐप में दिखा देता हूँ, राइट। तो क्या है, दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी होगी ये हमें देखना पड़ेगा। तो अगर देखिए आपके पास मान लीजिए D4 है, D4 है, तो D4 में 2 पॉसिबिलिटी हैं। 2 पॉसिबिलिटी क्या हैं, क्योंकि स्प्लिटिंग कुछ इस तरीके से हुई है 1 2 3 और यहाँ है 1 2, राइट। सो 1 2 3 और 4 ये यहाँ पेयर हो गया, राइट। तो ये यहाँ पेयर क्यों हुआ होगा, क्योंकि इसके बीच का गैप बहुत ज़्यादा है। हम कह सकते हैं डेल्टा 0 इज़ वेरी हाई, इतनी ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सकता है, ये यहीं पेयर हो जाएगा, ठीक है। अब पेयर करने के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सेम है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G4 EG0। अब आप देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गए हैं पेयर, अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ कम दिख रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं लो स्पिन, क्योंकि स्पिन का मतलब स्पिन क्वांटम नंबर अगर आप काउंट करोगे तो ये हाफ एंड हाफ 1 आएगा, राइट। तो ये लो स्पिन है। लो स्पिन क्यों हुआ, क्योंकि जो स्प्लिटिंग है वो इतनी ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जा ही नहीं सकता है, राइट।
अब अगर स्प्लिटिंग कम होती, इनके बीच में गैप कम होता, सो 1 2 3 मान लीजिए ये इतना कम गैप है, राइट, पहले के कंपैरिजन में कम आपको दिख रहा है, सो 1 2 3, तो ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है ये इजीली ऊपर जा सकता है। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा T2G3Eg1, राइट। तो यहाँ क्या है, ये है डेल्टा ज़ीरो लो। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो डेल्टा ज़ीरो है वो काफ़ी कम है पेयरिंग एनर्जी से, तो पेयर नहीं होगा, राइट, पेयर नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। तो ये है। अब ये कब ये होगा, देखो डेल्टा ज़ीरो हमने कहा कि जो स्प्लिटिंग है वो लिगेंड की वजह से होगी। तो अगर लिगेंड क्या है, ऐसा लिगेंड है जो बहुत ज़्यादा स्प्लिटिंग प्रोड्यूस करता है, तो उस केस में पेयरिंग हो जाएगी। उस लिगेंड को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। थोड़ा बहुत हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी देखा था कि कभी कभी आपको जो लिगेंड है वो क्या कर दे रहा था, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर दे रहा था, तो उसका कारण यही है। और इसको हम कहते हैं वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, राइट। तो हमें ये देखना है कि जो स्प्लिटिंग है और जो पेयरिंग एनर्जी है उनमें से ज़्यादा क्या है। तो अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयर हो जाएगा, और अगर स्प्लिटिंग एनर्जी कम है तो क्या हो जाएगा, पेयर नहीं होगा, राइट। तो कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है FeCN6 3 नेगेटिव, राइट। अब इसमें अगर आप देखेंगे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, Fe3 पॉजिटिव। एक्सपेरिमेंटल डेटा कहता है कि ये है पैरा मैग्नेटिक, राइट। और जो म्यू है, म्यू का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, दैट corresponds to one unpaired electron, मतलब जो म्यू की वैल्यू है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, n = 1, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम कैसे समझाएंगे, विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से समझाएंगे। तो देखिए Fe3 पॉजिटिव, देखिए Fe क्या होता है, Fe होता है 3d6 4s2, राइट। 3 पॉजिटिव अगर है तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 3d5, राइट। 3d5 है तो आप देखिए स्प्लिटिंग कैसे होगी, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल है तो 2 ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा और 3 ऑर्बिटल की एनर्जी कम, सो 1 2 3, राइट। अब हमने इसमें 5 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, सो 1 2 3 में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 और 5 कहाँ जाएगा, ये डिपेंड करता है कि ये जो लिगेंड है ये कैसा है, Cn कैसा है। तो आपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी, Cn है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, Cn कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने का मतलब है ये जो चीज़ होगी ये होगी हाई, और जब भी ये हाई होता है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा ही नहीं पाएगा, वो यहाँ पेयर हो जाएगा, यहाँ पेयर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स बना, ये बना लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, राइट, क्योंकि Cn कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये हम समझा पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब आप देखिए एक दूसरा कॉम्प्लेक्स हम देखते हैं, FeH2O6 3 पॉजिटिव, राइट। अब एक्सपेरिमेंटल डेटा कहता है कि ये भी पैरामैग्नेटिक है, राइट, बट जो म्यू है दैट करस्पॉन्ड्स टू n = 5। अब ऐसा कैसे है, देखिए जब भी F3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो ये तो D5 है, राइट, और क्योंकि अगेन ऑक्टाहेड्रल है तो ये तो इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन आपने इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 1 2 3। अब चौथा और पांचवा यहाँ पेयर भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, डिपेंड करता है लिगेंड कैसा है। तो आपको पता है हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी है, H2 इज अ वीक लिगेंड। वीक लिगेंड का मतलब है ये जो एनर्जी गैप है ये है लो होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन इजीली ऊपर जा सकते हैं, तो चलेंगे, राइट। तो ये हमने समझा दिया अगेन कि
कि ये अभी कैसे बना है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हम क्यों कह रहे हैं सॉरी जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा स्पिन ज़्यादा होगी। स्पिन क्वांटम नंबर अगर आप सबकी जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5/2। एक की हाफ होती है तो ज़्यादा आ रही है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो देखिए म्यू इज इक्वल टू आप निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2, तो n की वैल्यू अभी हो जाएगी 5। साइनाइड के केस में ये केवल 1 थी, राइट। इसके बाद आप देखिए तो इस तरीके से हमने इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर भी समझा दिया। इसके बाद एक और कॉम्प्लेक्स हम देखते हैं COF6 3 नेगेटिव। यहाँ कोबाल्ट है 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, राइट। कोबाल्ट का हमें पता है 3d7 4s2। कोबाल्ट अगर 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये बच जाएगा 3d6। एक्सपेरिमेंटल डेटा कहता है कि ये है पैरामैग्नेटिक और जो म्यू है दैट करस्पॉन्ड्स टू n इक्वल टू 4। तो ऐसा कैसे हुआ, देखिए ये स्प्लिटिंग इस तरीके से होगी, बहुत आसान सी चीज़ होगी ये, राइट। ये T2g सेट है, ये EG सेट है। कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 6। सो 1 2 3, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए F कैसा लिगेंड है। F है भाई कि यह फ्लोराइड है वीक फील्ड लिगेंड। जितने भी हैलाइड हैं वो हैं वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड का मतलब है ये जो गैप होगा वो होगा लो, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऊपर आसानी से, राइट। 5 हो गए। अब छठे को तो यहीं पेयर होना है, ये हो गया। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, राइट। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये अगेन क्या बनेगा आपका, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसमें लो स्पिन बनने की पॉसिबिलिटी भी नहीं थी क्योंकि एक ने तो पेयर होना ही होना है। फिर भी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और जो म्यू है वो दैट करस्पॉन्ड्स टू n इक्वल टू 4। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसके एप्लीकेशन से हम समझा सकते हैं द मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, राइट। इसके बाद एक और कॉम्प्लेक्स हम देखते हैं, एक और कॉम्प्लेक्स हम देखते हैं वो है CONH3 3 पॉजिटिव। एक्सपेरिमेंटल डेटा कहता है कि ये है डाईमैग्नेटिक, राइट। डाईमैग्नेटिक हो गया तो म्यू इक्वल टू 0 हो गया। कोबाल्ट होता है मैंने कहा 3d7 4s2। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन में स्टेट में होता है 3d6। तो ये होता है कितना, इस तरीके से स्प्लिटिंग हो जाएगी। ये है आपका T2g सेट, ये है आपका EG सेट, राइट। कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 6। अब देखिए 1 2 3, जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर जाएगा या नीचे रहेगा डिपेंड करता है यहाँ क्या है। तो यहाँ NH3 है जो कि एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो ये जो चीज़ हो जाएगी ये हो जाएगी हाई, मतलब इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएगा ऊपर। तो चौथा, पांचवा और छठवां ये हो गए यहाँ पेयर। तो पेयर हो गए तो आप देख सकते हैं ये क्या हो गया, डाई मैग्नेटिक हो गया। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा क्योंकि इसमें स्पिन 0 होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो एक का प्लस हाफ दूसरे का माइनस हाफ जोड़ेंगे तो 0। तो ऐसे ही इसका 0 इसका 0 इसका 0, तो ये हो गया लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और डाई मैग्नेटिक तो आपको दिख ही रहा है क्योंकि देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या समझा सकते हैं, जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है कॉम्प्लेक्स का वो समझा सकते हैं बाय यूजिंग द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, राइट। तो ये मैंने आपको समझाया। इसके बाद एक और टॉपिक इसमें देखते हैं, कलर इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर, कई सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं। तो ऐसे क्यों होता है इनमें कलर्ड, द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन का क्या मतलब है मैं आपको समझाऊंगा। बिकॉज ऑफ स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन टू सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स, द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स विच इन विच डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल, दैट इज D0 और D10 आर कलरलेस। तो देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया है, जो कलर व्हील है वो ये कहता है
कि अगर कोई कलर किसी सब्सटेंस ने क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है, तो उस सब्सटेंस का कलर कैसा हो जाएगा, एब्जॉर्ब कलर के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। मान लीजिए अगर कोई रेड कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो सब्सटेंस का कलर हो जाएगा ग्रीन, राइट। कोई वायलेट कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका हो जाएगा येलो, और कोई ब्लू कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका हो जाएगा ऑरेंज, राइट। अब यहाँ पर हम कैसे देखेंगे, देखिए जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनमें क्या हो रहा है, डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल है या नहीं है। देखिए डी डी ट्रांजिशन का क्या मतलब है, उसको हम यहाँ से समझ सकते हैं, जो स्प्लिटिंग हमने देखी थी। मान लीजिए यहाँ कुछ ऑर्बिटल है, कुछ इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिटल में, और अगर ये क्या करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, तो यहाँ तो गैप छूट गया, तो इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ, तो इसी को हम कह रहे हैं डी डी ट्रांजिशन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब एक लोअर सेट ऑफ और लोअर एनर्जी का जो सेट है उससे अगर हायर एनर्जी वाले सेट में जा रहा है तो वो कुछ एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और वो एनर्जी अगर विजिबल रेंज में होती है, जो कि जनरली होती है, तो वो सब्सटेंस क्या होगा, कलर्ड होगा। क्योंकि जो कलर इसने यहाँ से एब्जॉर्ब किया होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा, सब्सटेंस का कलर होगा। कई बार क्या होता है, ये डी डी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है। फॉर एग्जांपल किस में पॉसिबिलिटी नहीं होती है, मान लीजिए अगर डी ज़ीरो है, अगर डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो डी डी ट्रांजिशन कहाँ से होगा, एक बात तो डी ज़ीरो वाले जो कॉम्प्लेक्स हैं वो कलरलेस होते हैं, और अगर ये है सारे ऑर्बिटल भरे हैं, डी 10 है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को वहाँ जाने के लिए जगह ही खाली नहीं है, तो अगेन डी 10 ट्रांजिशन में क्या नहीं होगा, डी 10 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें डी डी ट्रांजिशन नहीं होगा। डी डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, कलर नहीं होगा सब्सटेंस में, राइट। तो हम कुछ कॉम्प्लेक्स का कलर इससे समझा पाते हैं या नहीं। देखिए D1 है, ये एक कंपाउंड है जिसका कि पर्पल कलर होता है। अब पर्पल कलर कैसे होगा भाई, क्योंकि यहाँ टाइटेनियम 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 है। तो हम देख लेते हैं, ये है, तो 2 सेट है भाई, 1 2 3 4 5, ये हो गया T2G, ये हो गया EG। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से यहाँ जा सकता है, तो डी डी ट्रांजिशन क्योंकि पॉसिबल है तो कलर होगा, राइट। कलर खैर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कोबाल्ट है भाई D6, कोबाल्ट साइनाइड के प्रेजेंस में D6, तो कैसे होगा, क्योंकि साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे लोअर ऑर्बिटल में है, अपर जो सेट है वो पूरा खाली है, तो अगेन क्या हो सकता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है, तो डी डी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी है। तो जब भी पॉसिबिलिटी आपको दिखाई देगी डी डी ट्रांजिशन की, तब तब आपको कलर मिलेगा, राइट। कुछ जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, D10 में डी डी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी नहीं होती है तो कलरलेस होगा। D10 आपको कॉपर 1 में मिल सकता है, जिंक 2 में मिल सकता है, और Ag पॉजिटिव में मिल सकता है। D0 भी कलरलेस होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे टाइटेनियम 4, राइट। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की हेल्प से हम कलर भी समझा सकते हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी समझा सकते हैं, राइट। सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट 5 ऑफ दिस सीरीज। तो एक और पार्ट इसमें बच जाएगा, उसमें हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।